प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में अमीबा के पोषण के बारे में हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। अमीबा एक प्राणी समभोजी जंतु है। प्राणी समभोजी जंतु का मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये है कि ऐसा जीवधारी जिसमें पोषण के दौरान इंजेशन हो, मतलब वो भोजन को अंदर ले, भोजन डाइजेशन हो, भोजन का पाचन हो, भोजन का अवशोषण हो, भोजन का स्वांगीकरण हो और उसके बाद अवशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकाल दिया जाए। तो यदि किसी जीवधारी में न्यूट्रिशन या पाचन की क्रिया के अंतर्गत ये सभी क्रियाएं होती हैं, तो हम ये कहते हैं कि वह व्यक्ति का पोषण कैसा है? प्राणी समभोजी है। ठीक है, तो अमीबा भी क्या है? एक प्राणी समभोजी है। इसमें भी न्यूट्रिशन के अंतर्गत जो है भोजन का अंतर्ग्रहण होता है, भोजन का पाचन होता है, भोजन का अवशोषण और स्वांगीकरण होता है और अंत में जो है अवशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। इसके साथ आप ये भी ध्यान रखिएगा कि अमीबा एक सर्वाहारी जंतु है, अर्थात वह सभी कुछ चीजें जो है खा सकता है। सर्वाहारी मतलब जो सब कुछ भक्षण कर सके उसे हम सर्वाहारी प्राणी कहते हैं। अब अमीबा का भोजन क्या क्या हो सकता है? तो देखिए, अमीबा शैवाल, जीवाणु, डायटम्स या अन्य छोटे प्रोटोजोन्स को अपने भोजन के रूप में जो है ग्रहण करता है। तो ये बात ध्यान रखिएगा कि अमीबा एक प्राणी समभोजी और सर्वाहारी प्राणी है। और नंबर दूसरी बात क्या मैंने आपसे कही कि वो शैवाल, जीवाणु, डायटम, अन्य प्रोटोजोआ आदि सूक्ष्म जलीय जीवों का भोजन के रूप में क्या करता है? भक्षण करता है। अब चूंकि अमीबा प्राणी समभोजी है तो स्वाभाविक सी बात है, जैसा मैंने आपसे कहा कि उसमें जो पोषण विधि है वो कुछ चरणों में संपन्न होती है। नंबर 1, भोजन का अंतर्ग्रहण, जिसके माध्यम से भोजन को क्या करता है? अपने शरीर के अंदर ग्रहण करता है। नंबर 2, जो भोजन अंदर शरीर के आया है उसका पाचन करता है। तीसरा, पचित भोजन का अवशोषण और स्वांगीकरण करता है। चौथा, जो अवशिष्ट पदार्थ शरीर में रह गए हैं उनको शरीर से बाहर फेंकता है। तो ये 4 बिंदुओं के अंदर हम अमीबा की पोषण विधि का अध्ययन करेंगे। पहले हम बात करते हैं भोजन के अंतर्ग्रहण की। देखिए, जैसा मैंने आपको बताया कि भोजन को शरीर के भीतर लेना, यही क्रिया कहलाती है भोजन का अंतर्ग्रहण। अब अगर आप मनुष्य की बात करें या किसी जीव जंतु की बात करें तो आप जानते हैं कि सामान्यतः जीव जंतु के शरीर में मुख नामक एक संरचना है, माउथ नामक संरचना है, जिसके माध्यम से हम बाहर से भोजन को शरीर के भीतर लेते हैं। लेकिन अमीबा की अगर हम बात करें तो अमीबा में इस प्रकार का कोई भी कोशिकांग मौजूद नहीं है। तो यहाँ यह देखना दिलचस्प होगा कि अमीबा किस प्रकार से बाहर से भोजन अपने शरीर के भीतर लेता है। भोजन के अंतर्ग्रहण के लिए अमीबा में अनेक तकनीकों का इस्तेमाल किया जाता है, अनेक विधियों का इस्तेमाल किया जाता है। एक-एक करके हम उन विधियों का अध्ययन करेंगे और इनमें सबसे पहली जो विधि आती है वो आती है आयात या इम्पोर्ट। अब ये आयात या इम्पोर्ट क्या है? देखिए, इस विधि में भोजन के कण अमीबा के संपर्क में आने पर प्लाज्मा लेमा को भेद कर सीधे अंदर प्रवेश कर जाते हैं। अमीबा भोजन ग्रहण करने के लिए कोई प्रयास नहीं करता। अब होता क्या है इसमें? आप डायग्राम के माध्यम से देखेंगे तो आप ये पाएंगे कि अमीबा के शरीर के पास या अमीबा की प्लाज्मा लेमा झिल्ली के पास जैसे ही ये भोजन का कण आया, इसने क्या किया? अमीबा की ये झिल्ली को क्या किया? पेनिट्रेट कर दिया, भेद दिया और ये भोजन का कण जो है शरीर के अंदर क्या हुआ? प्रवेश कर गया। तो यहाँ पे अमीबा को कोई काम नहीं करना पड़ा, बाकायदा इस खाद्य कण ने क्या किया? इस झिल्ली को भेदा, पेनिट्रेट किया और शरीर के अंदर घुस गई अमीबा के, और अमीबा को किसी प्रकार का कोई काम करने की आवश्यकता नहीं पड़ी। तो इस प्रकार की भोजन ग्रहण करने की जो तकनीक है उसको हम कहते हैं आयात या इंपोर्ट। दूसरी तकनीक कहलाती है अंतर्वलन, या जिसको हम इन्वेजिनेशन भी कहते हैं। इन्वेजिनेशन के अंतर्गत क्या होता है? देखिए, इस विधि में भोजन के कण अमीबा के संपर्क में आने पर प्लाज्मा लेमा के अंदर धंसकर एक भोजन की नली बनाता है, जिसके अंदर भोजन खिंच जाता है। शीघ्र ही अंतर्वलन नली खाद्य रिक्तिका में बदल जाती है। तो आप डायग्राम के माध्यम से समझने का प्रयास करिए कि अंतर्वलन में क्या होता है। जैसे ही अमीबा के शरीर के पास कोई भोजन का कण आता है तो वो भोजन का कण अमीबा की प्लाज्मा लेमा में धंस जाता है। जैसे आपने देखा होगा, कोई गुब्बारा आप ले लीजिए और गुब्बारे पे आप उंगली धंसाइए, किसी फूले हुए गुब्बारे में अगर आप उंगली धंसाएंगे तो आप देखेंगे कि आपकी उंगली जो है
गुब्बारे के अंदर क्या हो जाएगी, धस जाएगी और एक खोखली नली टाइप की संरचना बन जाएगी। तो उसी प्रकार से यहाँ पे भी होता है कि ये खाद्य कण जो है अमीबा की प्लाज्मा लेमा के संपर्क में आने पर क्या होता है, धंसता जाता है अंदर, जिसके कारण से यहाँ पे एक नली बन जाएगी जिसको हम क्या कहेंगे, अंतर्वलन नली। और बाद में इस नली के अंदर जो है अमीबा क्या होता है, अमीबा की इस नली के अंदर क्या होता है, ये भोजन क्या होगा, खिंच जाएगा अंदर। और बाद में जैसे ही नली के अंदर भोजन खिंचेगा, वो नली का आंतरिक जो हिस्सा है वो खाद्य रिक्तिका में बदल जाएगा। मैं एक बार आपको समझाता हूँ डायग्राम के माध्यम से। और जैसे मान लीजिए ये अमीबा है, ठीक है, अमीबा के पास ये भोजन का टुकड़ा आया, तो क्या होगा, इस प्रकार से अमीबा के प्लाज्मा लेमा जो इस प्रकार से अंदर की ओर धंस जाएगी और ये क्या कहलाएगी, अंतर्वलन नली। अब इस नली में क्या होगा, आपका भोजन क्या होगा, यहाँ पे खिंच जाएगा, अंदर आ जाएगा भोजन। और उसके बाद यही अंतर्वलन नली जो है धीरे से कन्वर्ट हो जाएगी किसमें, ये कन्वर्ट हो जाएगी आपकी किसमें, खाद्य रिक्तिका में। तो ये जो मेथड है ये कहलाता है आपका क्या, अंतर्वलन या इन्वेजिनेशन, जहां पे खाद्य कण अमीबा की प्लाज्मा लेमा में धंस करके क्या बनाती है, अंतर्वलन नली बनाती है। और इस नली में भोजन क्या होता है, अंदर खिंच जाता है और बाद में ये अंतर्वलन नली कन्वर्ट हो जाती है किसमें, खाद्य रिक्तिका में। तीसरी विधि कहलाती है परिप्रवाह, या जिसको हम कहते हैं सरकमफ्लुएंस। परिप्रवाह क्या कहता है, देखिए इस विधि में अमीबा जैसे ही भोजन के कण के संपर्क में आता है, तो अमीबा का संपूर्ण कोशिका द्रव्य भोजन के कणों के चारों ओर बहकर इन्हें एक आहार प्याले के रूप में घेर लेता है और यही बाद में खाद्य रिक्तिका बन जाती है। जैसे मान लीजिए ये कोई शैवाल का तंतु है, जैसे ही ये भोजन अमीबा के संपर्क में आता है, तो अमीबा क्या करता है, अमीबा का जो पूरी बॉडी है, पूरा शरीर है या पूरा कोशिका द्रव्य है, इस भोजन के कण के चारों ओर जो है बहता है और एक कप के प्याले के रूप में, जैसे कप का प्याला होता है उस रूप में एक संरचना बना लेता है, जो बाद में किसमें कन्वर्ट हो जाती है, खाद्य रिक्तिका में कन्वर्ट हो जाती है। चौथी विधि भोजन के अंतर्ग्रहण की है आपकी परिभित्तिकरण, या जिसको हम सर्कमवैल्यूएशन के नाम से भी जानते हैं। इसके अंतर्गत ये कहा गया कि जब सक्रिय भोज्य पदार्थ के संपर्क में अमीबा आता है, तो अमीबा अपने कूटपादों के द्वारा भोजन को घेर लेता है। धीरे धीरे कूटपाद पहले सिरों पर और फिर पार्श्वों में समेकित होकर, मतलब जुड़ करके संपूर्ण शिकार को कोशिका द्रव्य के अंदर क्या कर देते हैं, बंद कर देते हैं। शिकार के चारों ओर कूटपाद से बनी प्याली धीरे धीरे खाद्य रिक्तिका में कन्वर्ट हो जाती है। अब यहाँ पे देखिए सक्रिय भोज्य पदार्थ, सक्रिय मतलब जो एक्टिव हो, जो चलता हो, जो मोबाइल हो, जो हिल डुल रहा हो, तो ऐसा सक्रिय भोज्य पदार्थ अगर है तो उसको ग्रहण करने के लिए अमीबा परिभित्तिकरण का इस्तेमाल करता है। डायग्राम से समझिए, जैसे मान लीजिए कोई ये मूवमेंट करता हुआ कोई प्राणी है जिसे अमीबा का भक्षण होना है, तो अमीबा क्या करता है, अपने कूटपादों के सहारे से, देख रहे हैं आप, ये कूटपाद के सहारे से इस सक्रिय जंतु को क्या कर लेता है, घेर लेता है। बाद में सिरे से और पार्श्वों से इसके दोनों जो कूटपाद आपस में क्या होते हैं, जुड़ जाते हैं, और जिस कारण से ये एक थैली रूपी संरचना अमीबा के शरीर के अंदर बन जाती है, जो बाद में किसमें कन्वर्ट हो जाती है, खाद्य रिक्तिका में। तो भोजन आया, अमीबा ने कूटपादों की सहायता से क्या किया, उसको चारों ओर से घेरा, बाद में सिरों से और पार्श्वों से ये जो कूटपाद है ये क्या हो गए, आपस में जुड़ गए, जिस कारण से ये जो सक्रिय जीव है ये अमीबा के शरीर के अंदर एक थैली के रूप में बंद हो गया और ये थैली जो है बाद में किसमें कन्वर्ट हो जाती है, खाद्य रिक्तिका में। पांचवा जो प्रोसेस है वो कहलाता है कोशिका पायन, या जिसको हम पिनोसाइटोसिस के नाम से जानते हैं। देखिए इस विधि के द्वारा अमीबा तरल पदार्थों को ग्रहण करता है। जो लिक्विड भोजन अगर अमीबा को लेना हो शरीर के अंदर, तो तरल भोज्य पदार्थ को लेने के लिए कोशिका पायन तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अंतर्गत कूटपादों के सिरों से कोशिका द्रव्य में पहुंचने वाली कोशिका पायन वाहिका में कोलाइडल तरल भोज्य पदार्थ अंदर की ओर प्रवाहित होते हैं। धीरे धीरे इन वाहिकाओं के भीतरी सिरों से कोशिका पायन आशय पृथक हो जाते हैं। देखिए जैसा मैंने आपसे कहा कि अगर अमीबा को कोई तरल पदार्थ ग्रहण करना हो तो इस तकनीक का इस्तेमाल अमीबा करता है। इसके दौरान क्या होता है कि अमीबा के जो कूटपाद होते हैं, इनके सिरों से लेकर कोशिका द्रव्य तक एक पतली सी वाहिका बन जाती है, और इस पतली सी वाहिका में वो कोलोइडल भोज्य पदार्थ जो है वो क्या होता है, इसके अंदर भर जाता है, और बाद में इस वाहिका के सिरे से छोटे छोटे गोल
रिक्तिकाएं बनकर टूटती जाती हैं और यही जो रिक्तिकाएं बनकर टूट रही हैं इस वाहिका से, इसको हम कहते हैं कोशिका पायन आशय, जो बाद में कन्वर्ट हो जाते हैं किसमें, खाद्य रिक्तिका में। दोबारा से समझ लीजिए कि अमीबा को यदि कोई तरल पदार्थ को भोजन के रूप में ग्रहण करना है तो इसके सिरों से कोशिका द्रव्य तक एक पतली वाहिका, एक पतली नली रूपी संरचना बन जाती है, खोखली, जिसमें ये तरल कोलोइडल पदार्थ क्या होता है, भर जाता है। बाद में ये जो वाहिकाएं, इनके सिरों से कुछ छोटी गोल गोल आशय बन जाते हैं, रिक्तिकाएं बन जाती हैं, जिनको हम कोशिका पायन आशय कहते हैं। और यही जो कोशिका पायन आशय बन रहे हैं, यही बाद में कन्वर्ट हो जाते हैं किसमें, खाद्य रिक्तिका में, फूड वैक्यूल में। तो अभी आपने देखा कि अलग अलग तरीके से अमीबा भोजन को अपने शरीर के अंदर अंतर्ग्रहण कर सकता है। अब अमीबा के शरीर के अंदर भोजन आ चुका है और अब हमें उस भोजन का पाचन करना है, उस भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना है। इसके लिए अमीबा क्या करता है, इसको हम देखते हैं। देखिए, भोजन का जो पाचन है वो अमीबा की खाद्य रिक्तिकाओं में ही होता है। आपने देखा कि जैसे ही कोई भोजन अमीबा के शरीर के अंदर प्रवेश किया, वो सीधे किसमें परिवर्तित हो गया, खाद्य रिक्तिकाओं के अंदर बंद हो गया या खाद्य रिक्तिकाओं में परिवर्तित हो गया। और इन्हीं खाद्य रिक्तिकाओं के अंदर अमीबा के भोजन का पाचन होना है। अतः अमीबा में अंतः कोशिकीय पाचन होता है। आप जानते हैं, अगर कोशिका के अंदर पाचन हो तो उस कोशिका पाचन को क्या कहते हैं, हम अंतः कोशिकीय पाचन कहते हैं। और कोशिका के बाहर हो तो उसे कहते हैं हम अंतरा कोशिकीय पाचन। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि अमीबा जो एक कोशिकीय जंतु है, उसके शरीर के अंदर ही, उस कोशिका के अंदर ही खाद्य रिक्तिकाओं में भोजन का पाचन होता है। इसलिए अमीबा में जो पाचन होता है उसको हम क्या कहते हैं, अंतः कोशिकीय पाचन। बोर्ड एग्जाम में ये 1 नंबर के सवालों में पूछा जाता है कि अमीबा में पाचन किस प्रकार का होता है। तो क्योंकि अमीबा एक कोशिकीय जंतु है और उसके शरीर के अंदर ही भोज्य पदार्थों का पाचन हो रहा है, इसलिए हम ये कहेंगे कि अमीबा में अंतः कोशिकीय पाचन होता है। दूसरी बात आप ध्यान रखिएगा कि जैसे ही अमीबा के अंदर खाद्य रिक्तिका का निर्माण होता है, लाइसोसोम नामक संरचनाएं इन खाद्य रिक्तिकाओं से जुड़ जाती हैं और अपने अंदर, लाइसोसोम के अंदर जो भी आवश्यक एंजाइम हैं, वो सब के सब खाद्य रिक्तिकाओं में क्या होते हैं, पहुंच जाते हैं। आप जानते हैं कि लाइसोसोम के अंदर क्या होते हैं, पाचक एंजाइम होते हैं और ये किसी भी चीज को पचाने की क्षमता रखते हैं। तो जैसे ये एंजाइम खाद्य रिक्तिका के अंदर प्रवेश करते हैं, खाद्य रिक्तिका के अंदर भोज्य पदार्थों का पाचन शुरू हो जाता है। एक और बहुत महत्वपूर्ण बात आप ध्यान रखिएगा कि खाद्य रिक्तिका में पहले जो माध्यम होता है वो हमेशा अम्लीय होता है, जिसके कारण शिकार की मृत्यु और आवश्यक रासायनिक प्रतिक्रियाएं होती हैं। जब खाद्य रिक्तिका प्रारंभ में बनती है तो उसका जो माध्यम होता है हमेशा कैसा होता है, अम्लीय होता है, जिसमें शिकार की मृत्यु हो जाती है और आवश्यक रासायनिक क्रियाएं होती हैं। बाद में ये खाद्य रिक्तिका का जो माध्यम है वो क्षारीय हो जाता है, जिसमें प्रोटीन पाचक एंजाइम, प्रोटीएज, पेप्टिडेज या वसा पाचक एंजाइम जैसे लाइपेज आदि सक्रिय हो जाते हैं और भोजन का पाचन करते हैं। देखिए, बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभी एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा जाता है कि अमीबा में भोजन का माध्यम प्रारंभ में कैसा होता है, ये बताएं। तो अलग अलग ऑप्शन आते हैं, जैसे कि पहले अम्लीय फिर क्षारीय, पहले क्षारीय फिर अम्लीय या उदासीन। तो ये ध्यान रखना है कि खाद्य रिक्तिका में पहले माध्यम क्या होता है, अम्लीय, ताकि जो शिकार है उसकी मृत्यु हो जाए, और फिर कैसा हो जाता है, क्षारीय, ताकि जो एंजाइम्स हैं, चाहे प्रोटीन पाचक एंजाइम हो चाहे वसा पाचक एंजाइम हो, वो इस क्षारीय माध्यम में सक्रिय होकर भोजन का पाचन कर सके। अब ये डायग्राम के माध्यम से मैंने आपको भोजन के पाचन की विधि दिखाई है। देखिए, ये खाद्य रिक्तिका है जो नीले रंग में दिखाई है। इस खाद्य रिक्तिका में ये लाइसोसोम आके जुड़ गया और इस लाइसोसोम ने अपने सारे पाचक एंजाइम क्या किए, इस खाद्य रिक्तिका में स्थानांतरित कर दिए। और इस प्रकार से अब इस खाद्य रिक्तिका में ये जो पाचक एंजाइम आए, वो क्या करेंगे, भोजन का पाचन करेंगे। प्रारंभिक तौर पर जब ये खाद्य रिक्तिका होगी तो इसमें माध्यम कैसा होगा, अम्लीय होगा, और जब लाइसोसोम जुड़ जाएगा तो इसमें माध्यम कैसा हो जाएगा, क्षारीय हो जाएगा, ताकि ये पाचक एंजाइम इस भोजन को क्या कर सके, पचा सके। देखिए, भोजन का पाचन हो चुका है और पाचन के फलस्वरूप जो भी पोषक पदार्थ प्राप्त हुए हैं, अब अमीबा के शरीर को उस पोषक पदार्थ को क्या करना है, अवशोषित करना है और उस पोषक पदार्थ को संचित करना है। तो इस विधि को हम कहते हैं भोजन का अवशोषण और स्वांगीकरण। तो देखते हैं किस प्रकार से अमीबा में भोजन का अवशोषण और स्वांगीकरण होता है। देखिए, पाचन क्रिया के दौरान खाद्य रिक्तिका लगातार कोशिका द्रव्य में चक्र गति के प्रभाव से इधर उधर घूमती रहती है।
आप डायग्राम में देखिए, ये खाद्य रिक्तिका आप देख रहे हैं इस प्रकार से गोल गोल घूम रही है कोशिका द्रव्य में। तो ये जो गति है ये कहलाती है चक्र गति, इंग्लिश में कहते हैं साइक्लोसिस। तो इस प्रकार से ये खाद्य रिक्तिका पाचन क्रिया के दौरान लगातार क्या होती है, घूमती रहती है। और इस कारण से क्या होता है, खाद्य रिक्तिका जब चारों ओर घूमती है तो कोशिका द्रव्य जो है उसका इस पर क्या पड़ता है, दबाव पड़ता है, प्रेशर पड़ता है, जिस कारण से इस खाद्य रिक्तिका में जो भी भोज्य पदार्थों का पाचन होता है और उससे जो पोषक पदार्थ मुक्त होते हैं वो जो है इस खाद्य रिक्तिका से क्या होते हैं, बाहर की ओर विस्तृत होते रहते हैं। आपकी बात समझ में आ रही होगी। जब ये घूमती है तो इसी से जो है बाहर इस प्रकार से क्या होते हैं, जो पोषक पदार्थ होते हैं वो क्या होते रहते हैं, बाहर की ओर कोशिका द्रव्य में क्या होते रहते हैं, विस्तृत होते रहते हैं। तो ये खाद्य रिक्तिका चक्रण गति करेगी और इस कारण से इसके अंदर जो भी पोषक पदार्थ होते हैं वो क्या होते हैं, लगातार कोशिका द्रव्य में बाहर जो है रिस करके आते रहते हैं या विस्तृत होते रहते हैं। ठीक है। और जैसे ये पोषक पदार्थ बाहर आते हैं, अब इनका उपयोग किया जाता है। इनका उपयोग क्या करते हैं, नए कोशिका द्रव्य का या नए जीव द्रव्य का क्या करते हैं, ये निर्माण करते हैं। अमीबा में जो भोजन शेष बच जाता है, जिसका उपयोग नहीं करना है, वो संचित कर लिया जाता है ग्लाइकोजन और वसा की छोटी छोटी गोलियों के रूप में। देखिए ये बात ध्यान रखिएगा कि भोज्य पदार्थ का जो संचय करने की जो प्रक्रिया होती है उसको हम सांगीकरण कहते हैं, एसिमिलेशन कहते हैं। तो भोजन रिस करके बाहर आया, पोषक पदार्थ, कुछ से क्या हुआ, इस कोशिका द्रव्य का, नए कोशिका द्रव्य का क्या हुआ, निर्माण हुआ। जो ऊर्जा चाहिए अमीबा को, अमीबा ने उस पोषक पदार्थ से ऊर्जा प्राप्त करी श्वसन के तहत। और जो शेष बचा हुआ भोज्य पदार्थ है उसको अमीबा ने क्या किया, ग्लाइकोजन और वसा के रूप में संचित कर लिया। और ये संचय ही कहलाता है आपका क्या, स्वांगीकरण। अब भोजन का अवशोषण हो चुका है, भोजन का स्वांगीकरण हो चुका है, लेकिन खाद्य रिक्तिकाओं के अंदर कुछ ऐसा पदार्थ बचा होगा जिसका पाचन संभव नहीं है और ऐसे पदार्थ को हम कहते हैं अवशिष्ट पदार्थ। अमीबा को अब इस अवशिष्ट पदार्थ को शरीर से बाहर निकालना है और इसी क्रिया को कहते हैं भोजन का बहिक्षेपण। तो देखिए पाचन क्रिया के बाद बचा हुआ अपचित पदार्थ खाद्य रिक्तिका में ही धीरे धीरे शरीर की सतह तक पहुंचता है। खाद्य रिक्तिका के सतह पर फट जाने से अंत में शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है और इसी क्रिया को, अवशिष्ट पदार्थों का शरीर से बाहर निकलने की क्रिया को ही हम भोजन का बहिक्षेपण कहते हैं। आप डायग्राम के माध्यम से देखिए, ये खाद्य रिक्तिका है, इसमें अब जो पदार्थ बचा है केवल अवशिष्ट पदार्थ है, कोई भी पोषक पदार्थ नहीं है जिसका पाचन हो सके। ये पचने के बाद शेष बचा हुआ अवशिष्ट पदार्थ है, एक तरीके से आप मान लीजिए ऐसा कूड़ा है जिसका पाचन नहीं हो सकता। तो ये खाद्य रिक्तिका देखिए धीरे धीरे कहाँ आ रही है, प्लाज्मा लेमा के पास आ रही है, सिरे पे आ रही है और सिरे पे आने के बाद ये खाद्य रिक्तिका क्या होती है, बाहर की ओर निकल जाती है, फट जाती है, जिससे ये अवशिष्ट पदार्थ जो है अमीबा के शरीर से बाहर निकल जाते हैं। तो ये जो क्रिया है इसी को हम कहते हैं भोजन का बहिक्षेपण। मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो के माध्यम से आपको अमीबा में पाचन की क्रियाविधि स्पष्ट रूप से समझ में आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।